सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे और इसमें बाउले ने किस तरीके से सूचकांक को ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया है और मार्शल एजवर्थ ने इसके बारे में क्या बताया है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। बाउले के सूत्र में लेस्पेयर और पाशे के जो भी सूचकांक दिए हुए हैं, जो कि अब तक हमने ज्ञात किए ही हैं, उनका समांतर माध्य निकाल कर बाउले के द्वारा सूचकांक को ज्ञात करने का सूत्र दिया गया है और जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेस्पेयर एल और पी आपका पाशे के सूत्र जो भी है उसमें 2 का भाग दिया, यानी कहीं ना कहीं उन दोनों का, लेस्पेयर और पाशे का जो सूत्र है उसी का औसत क्या है, बाउले का इंडेक्स नंबर है। मार्शल एजवर्थ का जो फॉर्मूला है इसे ज्ञात करने का, वो इस तरीके से है। सिग्मा P1Q0 प्लस सिग्मा P1Q1 अब डिवाइडेड बाय सिग्मा P1Q0 प्लस सिग्मा P0Q1। तो इस तरीके से हम मार्शल एजवर्थ के फार्मूला से भी सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम बात करें आधार वर्ष में परिवर्तन की, तो आधार वर्षों में परिवर्तन, यहाँ पर आधार वर्ष बहुत सूचकांक में आधार वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कौन सा वर्ष आधार वर्ष लेते हैं ये समझना और इसमें परिवर्तन करना क्यों ज़रूरी है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो भी सूचकांकों का आकलन हो वो एक सही स्थिति को रिप्रेजेंट करे। आधार वर्ष में परिवर्तन 2 कारणों से किया जाता है। पहला, या तो आधार वर्ष बहुत ही पुराना हो गया हो, जहाँ तुलना करना या उस वर्ष की मात्राओं से चीज़ों की तुलना करना भ्रामक हो सकता हो, या फिर उस वर्ष के आधार पर विभिन्न श्रेणियों की तुलना करनी हो, यानी सूचकांकों को अलग अलग श्रेणियों की अलग अलग आधारों पर यदि आधारित हैं, तो ऐसे में हम किसी एक निश्चित आधार वर्ष पर सूचकांकों की या विभिन्न श्रेणियों की तुलना नहीं कर सकते। तो ऐसे में वर्ष के आधार पर, यानी अलग अलग वर्षों के आधार पर अलग अलग श्रेणियां तैयार होती हैं और उनकी आपस में यदि तुलना करनी है तो ऐसी स्थिति में भी आधार वर्ष में परिवर्तन किया जाता है। आधार वर्ष में परिवर्तन करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुनर्निर्माण विधि, यानी रिकंस्ट्रक्शन मेथड। इस विधि में आधार वर्ष के मूल्यों की 100 मानकर, मूल्यों को क्या मान लिया जाता है, 100 मानकर नए सिरे से प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्यानुपात ज्ञात किए जाते हैं और उस पर आधारित सूचकांकों की गणना की जाती है। यह विधि विशेष तौर पर ऐसी परिस्थितियों में यूज़ की जाती है जहाँ पर सूचकांकों की गणना में मध्यिका या समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इस विधि में बहुत ज़्यादा गणन क्रिया होती हैं, इसलिए व्यवहार में इसका प्रयोग काफ़ी कम किया जाता है। यानी इस विधि में मूलतः आधार वर्ष के जो मूल्य हैं उन्हें 100 मान लिया जाता है और उसी पर बेस रखकर उन्हें 100 मानकर अन्य हर वर्ष के लिए, बाकी जितने भी वर्ष हैं उस आधार वर्ष को 100 मानकर उन बाकी के लिए गणना कर ली जाती है। और दूसरी जो विधि है लघु या संक्षिप्त, यानी शॉर्टकट मेथड है, और इस विधि के अनुसार नए आधार वर्ष के सूचकांकों को 100 मानकर, अब इसमें क्या किया जाता है कि जब नया जो आधार वर्ष है जिसे हम नया आधार वर्ष मानना चाहते हैं उसे क्या मान लिया जाता है, 100 माना जाता है, और बाकी के शेष वर्षों के आधार वर्ष, यानी इसमें उस आधार वर्ष को जो पहले आधार था, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 2000, सन 2010 और सन 2020 की, तो अगर हमने पहले 2000 को आधार माना हुआ था, तो और यदि हमको शिफ्ट करना है आधार वर्ष 2010 पर, तो ऐसी स्थिति में अब हम 2000 को का जो वर्ष था उसकी मात्राओं को 100 मान रहे थे, अब हम आधार
वर्ष अगर बदल रहे हैं तो जो नया वर्ष हमने आधार वर्ष के रूप में चुना है उसकी मात्राओं को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, और उसमें हम जो पुराना जो आधार वर्ष है उसकी मात्राओं को बदल कर उनके आधार पर हम सूचकांक ज्ञात करेंगे। और इस सूचकांक को ज्ञात करने का जो तरीका है, आधार वर्ष को किस तरीके से हम बदल कर सूचकांक ज्ञात करते हैं, उसमें सबसे पहले हम जो न्यू इंडेक्स नंबर जो नए बेस ईयर पर आधारित हैं उसे ज्ञात करने के लिए ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, यानी वर्तमान वर्ष के जो पुराने इंडेक्स नंबर हैं उसमें ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू बेस ईयर, जो नए बेस ईयर का जो पुराना इंडेक्स नंबर है, और उन दोनों उसका भाग देकर उसे 100 से गुणा कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नए इंडेक्स नंबर जो कि नए आधार वर्ष पर बेस्ड हैं। तो न्यू बेस ईयर पर यदि हमको इंडेक्स ज्ञात करना है तो जो पुराना जो इंडेक्स नंबर है वर्तमान वर्ष का और पुराना जो इंडेक्स नंबर है नए वाले आधार वर्ष का, उसमें उसका भाग दिया जाता है। सूचकांकों के आधार वर्ष को बदलने के साथ साथ ही सूचकांकों में अपस्फीति यानी डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार सामान्य जो कीमत स्तर है उसमें जब परिवर्तन किया जाता है तो मौद्रिक आय या मजदूरी से वास्तविक आय को ज्ञात करना, जबकि वास्तविक आय को ज्ञात किया जाता है तो वो वास्तव में उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होती अपस्फीति के कारण। यहाँ क्या होता है कि मौद्रिक आय या मजदूरी में सामान्य कीमतों में हुए परिवर्तन को यदि हटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, अपस्फीति, सूचकांकों की अपस्फीति कहते हैं। सामान्य तौर पर ये पाया जाता है कि व्यक्तियों की आय या मजदूरी तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन जब कीमतें भी वस्तुओं की उसी के साथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है कि आय और मजदूरी तो बढ़ रही हैं लेकिन कीमतें स्थिर हैं। वास्तव में आप लोग देखते हैं इकोनॉमी में कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे वस्तुओं की कीमतें भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं, उनके मूल्य में भी वृद्धि होती रहती है। लेकिन जब मूल्य स्तर में या कीमतों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो तो ऐसी स्थिति में भले ही व्यक्तियों की वास्तविक या मौद्रिक आय में वृद्धि होती रहे लेकिन फिर भी उनकी वास्तविक आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यह स्थितियाँ सूचकांकों की अपस्फीति को उत्पन्न करती हैं। अपस्फीति जो है वो प्रचलित मुद्रा मूल्यों के लिए पहले वास्तविक आय ज्ञात की जाती है और इसके बाद परिकलित वास्तविक आय के सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं, जिनको कि हम अपस्फीतिक सूचकांक कहते हैं। अपस्फीतिक सूचकांकों को आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए सामान्य तौर पर व्यक्तियों की आय के साथ साथ हम जानते ही हैं आय बढ़ती है, मजदूरी बढ़ती है, लेकिन कीमतें भी बढ़ती हैं। लेकिन यदि कीमतें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ें तो क्या होगा, वास्तविक आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति को 2000 रुपये हर महीने में 2000 रुपये का वेतन मिलता है और वह अपना सारा वेतन अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़, मान लीजिए चावल खरीदने में काम लेता है या गेहूं खरीदने में काम लेता है, तो अपना 2000 रुपया यदि 10 रुपये किलो गेहूं उसको मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में वो 200 किलो चावल खरीद लेगा या गेहूं खरीद लेगा, जो भी वो खरीदना चाहेगा। तो जब वो यदि उसका महीने की तनख्वाह 2000 रुपये है और 10 रुपये किलो गेहूं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में वो 200 किलो गेहूं हर महीने खरीद सकता है। लेकिन मान लीजिए उसकी तनख्वाह बढ़ जाती हैं और 2000 से कितनी हो जाती हैं, 4000 रुपये हो जाती हैं, लेकिन साथ ही जो गेहूं है वो 10 रुपये से बढ़कर 40 रुपये हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, वो पहले तो एक महीने की अपनी तनख्वाह में 200 किलो गेहूं खरीद लेता था, लेकिन अब अपनी तनख्वाह में 200 किलो गेहूं से कम गेहूं ही खरीद पाएगा, उतना गेहूं नहीं खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी तनख्वाह तो 1.5 गुना बढ़ी लेकिन गेहूं की कीमत कितनी बढ़ गई,
2 गुना 3 गुना या उससे भी ज़्यादा बढ़ गई, तो जैसे ही ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी वास्तविक आय क्या हो जाएगी, मौद्रिक आय तो हमें लगेगा कि उसकी बढ़ रही है, लेकिन वास्तविक आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस प्रकार से अपस्फीतिक मुद्रा मूल्यों के लिए पहले हम वास्तविक आय ज्ञात करेंगे और इसके बाद जो परिकलित वास्तविक आय के सूचकांक हैं उनको हम अपस्फीतिक सूचकांक हैं, और जिसको कि हम इन सूत्रों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। और इसको कैसे ज्ञात करते हैं, पहले रियल इनकम ऑफ रियल वेज निकालने के लिए मनी इनकम या वेजेस कितनी है उसमें हम प्राइस इंडेक्स नंबर का भाग दे देंगे। उसके बाद इंडेक्स नंबर ऑफ रियल इनकम और डिफ्लेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के लिए रियल इनकम ऑफ करंट ईयर में रियल इनकम ऑफ बेस ईयर का भाग दे दिया जाता है। और यदि नकद आय या मजदूरी के सूचकांक प्रश्न में दिए गए हों तो वास्तविक आय या मजदूरी के सूचकांक हम निम्नांकित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। और जो सूत्र हैं आपका वो इस तरीके से हैं कि इंडेक्स नंबर ऑफ रियल वेज, इंडेक्स नंबर ऑफ रियल वेज में इंडेक्स नंबर ऑफ वेज फॉर द ईयर और प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर, यानी इस आधार पर हम क्या ज्ञात करते हैं, अपस्फीतिक सूचकांकों को ज्ञात करते हैं। तो सूचकांक में 2 ही चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान रखने की। सबसे पहला तो आधार वर्ष, जिसका कि हम चयन कैसे करें, उसमें परिवर्तन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। और दूसरा सूचकांकों की अपस्फीति, यानी यदि हम सूचकांक ज्ञात कर भी रहे हैं तो क्या वो वास्तविक स्थितियों को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू।